हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ अपने इंग्लिश की क्लासेस लेकर, उनका सेशंस लेकर। और जैसा कि मैंने इसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर के भी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। जैसा कि आपको सूचित हो ना हो तो मैं सूचना दे दूं कि 2021 का जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा हुई, जो टीजीटी पीजीटी की, उसमें मेरा भी चयन हुआ अंग्रेजी के पद पर। तो वहाँ पर ग्रामर तो मेरी क्लास आप पढ़ते ही रहे हैं, ग्रामर की कक्षाएं वहाँ पढ़ी हुई हैं, बहुत से लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। मुझे लगा कि तमाम अभ्यर्थी होंगे जो टीजीटी पीजीटी या केवी या अन्य भी तमाम जो परीक्षाएं होती हैं, इवन आप नेट जेआरएफ भी देते हैं तो वहाँ पर भी अंग्रेजी में लिटरेचर और ग्रामर दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ग्रामर की कक्षाएं तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही साथ लिटरेचर की भी कक्षाओं को लाने की योजना मैंने बनाई है। तो दोनों चीज़ें ऑल्टरनेट मिलती रहेंगी। अब इसमें जो मेरे एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए के विद्यार्थी होंगे उन्हें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रामर तो कॉमन है। आप चाहें इवन छोटी सी परीक्षा टेट सीटेट भी देते हैं तो वहाँ पर भी इंग्लिश ग्रामर ही पूछी जाती है। चीज़ें वही होती हैं, बस पूछने का अंदाज अलग होता है। और तो जो लिटरेचर की कक्षाएं आपको उपलब्ध होंगी वो अलग से उनका सेशन चलेगा। जिन विद्यार्थियों को लिटरेचर की आवश्यकता होगी अपना वो साहित्य का की कक्षाओं को लेंगे। ग्रामर सबके लिए, ये तो सबके लिए समान है। इसलिए जो वनडे एग्जाम के विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए की तैयारी करते हैं, उनको इसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा क्या। पैरेलल आपको ऑल्टरनेटिवली ग्रामर की भी कक्षाएं मिलेंगी और साथ में जो कुछ भी मैंने पढ़ा, जैसे मैंने तैयार किया, जो मैंने प्लानिंग की थी अपने चयन में, जो मुझे उसका फ़ायदा मिला, उसके लिए मैं कुछ लिटरेचर की कक्षाएं, अपने जो नोट्स मैंने बनाए हैं, जिन चीज़ों को मैंने जिस क्रम में पढ़ा था वो आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। ये प्रॉमिस है और ये निरंतर अब चलता रहेगा, इसमें कोई अंतराल नहीं आएगा। तो आप तैयार रहें, कमर कस लें। अगर आप वनडे एग्जाम्स के विद्यार्थी हैं तो ग्रामर की कक्षाओं के लिए आप तैयार रहिए, और अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि के परीक्षार्थी हैं तो आप ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर की कक्षाओं के लिए भी तैयार रहिए। आप तक निरंतर पहुंचती रहेंगी बिना किसी बाधा के, ये प्रॉमिस है। लेकिन चूंकि उत्थान द राइजिंग के प्लेटफॉर्म पर मेरा और आपका जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो इंग्लिश ग्रामर से ही शुरुआत हुई थी, अभी तक इंग्लिश ग्रामर से ही है, इसलिए आज की कक्षा ग्रामर पर ही आधारित होगी। और मैं बिल्कुल शून्य से शिखर तक ले जाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल क्रम से, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर और जो भी मैक्सिमम चीज़ें होंगी आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो आज की जो कक्षा की शुरुआत मैं करने आपसे जा रहा हूं, जो आपसे बातें करने जा रहा हूं, वो बिल्कुल बेसिक से, और मुझे लगता है कि आप किसी भी परीक्षा में जाएं तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना किसी भूमिका के चीज़ों को देखते हुए, आपको पता है आप लेटर्स, अल्फ़ाबेट, ये वो सब पढ़े हैं, नहीं पढ़े होंगे तो कभी उनकी भी कक्षा ले ली जाएगी। लेकिन आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग बात करना चाहता हूँ, एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ जो शायद आपकी अंग्रेजी के शब्दों की समझ को, अंग्रेजी भाषा की समझ को और पुख्ता करने में सहयोग करे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज आपके सामने मैं इंग्लिश ग्रामर में मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो वर्ड है मॉर्फोलॉजी, इस शब्द को आपने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा। खासकर इसका प्रयोग साइंस में होता है। जो बायोलॉजी के विद्यार्थी होंगे, जो जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि पढ़ते होंगे, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ते होंगे, वो इस शब्द से अच्छे से परिचित होंगे, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी है क्या? तो बायोलॉजी के विद्यार्थी इसके बारे में यही बताएंगे कि भाई
जीव जंतु आदि, उनकी आकृति, उनकी बनावट, उनकी उत्पत्ति, उनके कोशिका का निर्माण आदि आदि कैसे होता है, कैसे प्लांट्स विकसित होते हैं, उनके शारीरिक बनावट कैसी होती है, इन चीज़ों को के बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में जो बताता है उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक। तो फिर इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा में या किसी भी भाषा में मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है? तो अगर हम इसको इंग्लिश में लेकर आए तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है शब्द विन्यास। क्या है? मैं ग्रामर की बात कर रहा हूं कि अगर ग्रामर में बात करें, भाषा में बात करें, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है शब्द विन्यास। वर्ड्स की ओरिजिन, उनका फॉर्मेशन, ये मॉर्फोलॉजी क्या बताती है? द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, शब्दों का, शब्द उत्पन्न कहां से होते हैं, शब्द बनते कैसे हैं, शब्दों का स्वरूप कैसे निर्धारित किया जाता है, इन सब का अध्ययन हम मॉर्फोलॉजी में करेंगे। सो इन ग्रामर, इन लैंग्वेज, मॉर्फोलॉजी मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की भी उत्पत्ति, उनका निर्माण कैसे, एक शब्द से दूसरा शब्द कैसे बनेगा। आप किसी शब्द को नाउन से एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव से नाउन में, नाउन से वर्ब में, वर्ब से एडजेक्टिव में या नाउन में, एडजेक्टिव से एडवर्ब में कैसे बदलेंगे, या कोई दो शब्द हों, उन दोनों शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द कैसे बनाएंगे। हाउ विल यू मेक अ न्यू वर्ड बाय एडिंग टू डिफरेंट वर्ड्स टू डिफरेंट पार्ट्स। दिस इज व्हाट मॉर्फोलॉजी टेल्स अस। हमें मॉर्फोलॉजी यही बताती है कि शब्द निर्माण कैसे होते हैं। तो आइए, शब्दों की मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को जानना होगा। इंग्लिश में कोई वर्ड कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है, हम एक वर्ड से दूसरा वर्ड कैसे बनाते हैं, इसका अध्ययन कौन करती है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ वर्ड्स, शब्दों का निर्माण, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए जरा इस मॉर्फोलॉजी की सहायता से हम शब्द का निर्माण कैसे सीखेंगे, इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और आपके सामने मैं एक शब्द रखता हूं। इसी मॉर्फोलॉजी से एक शब्द निकला, मॉर्फीम, MORPHEME, मॉर्फीम। अब चूंकि ये एक से अधिक हो सकते हैं तो कहीं कहीं आपको मॉर्फीम्स लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इसका प्लूरल बना देंगे, एस लगा देंगे तो नया शब्द बन जाएगा, ठीक है। अभी मॉर्फीम है क्या? तो मॉर्फीम की परिभाषा मिलती है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड और ऑफ अ लैंग्वेज विच मीन्स समथिंग। किसी शब्द की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसकी कोई ना कोई मीनिंग होती है, उसे हम मॉर्फीम कहते हैं। ये जो मॉर्फीम है क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड that means something and that cannot be divided anymore। क्या ध्यान दीजिएगा, क्या है मॉर्फीम? किसी शब्द की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसका एक मतलब होता है और जिसको अब आप तोड़ना चाहें तो उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको आप
तोड़ेंगे तो उसमें से टुकड़े निकलेंगे, वो शब्द नहीं होंगे, वो अक्षर होंगे, लेटर होंगे। जैसे देखिए THE, द या दी, जो भी कंडीशनल है, कभी इसको द पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं। अब एक मॉर्फीम है, आप इसको अगर तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे, इसकी एक मीनिंग है, आप सबको पता है। इसको आप तोड़ेंगे तो इसमें सब लेटर निकलेगा, टी निकलेगा, एच निकलेगा, ई निकलेगा, कोई वर्ड नहीं निकलेगा। जैसे ये अ अपने आप में एक मॉर्फीम है, आपको पता है कि ये ए एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है। अगर मैं इसको अकेला लिखूं ABCD तो ये एक लेटर है, लेकिन मैं कहूं ही इज अ मैन, अब यहां पर ये जो अ है ये एक वर्ड के रूप में आया है, ये लेटर नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए, वी हैव अ सेंटेंस ही इज अ मैन एंड दिस सेंटेंस कंटेन्स 1 2 3 4 मॉर्फिम्स। देखिए यहां पर HE ही, ये भी एक मॉर्फिम है, एक वर्ड भी है। अगर हम तो छोटी इकाई की बात करें तो अब इससे छोटा ही नहीं हो सकता, ये अपने आप में वर्ड भी है, आप कह सकते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि वर्ड का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसको तोड़ना मुश्किल है। यहां पे देखिए ये इज, ये भी एक मॉर्फिम है, ये ये भी एक मॉर्फिम है, ये मैन, ये भी एक मॉर्फिम है। ठीक है, अब इसको आप तोड़ नहीं सकते, अगर आप इसको अलग अलग रखें तो सभी एक वर्ड है और सबसे छोटी इकाई है। आप कोई भी वर्ड लीजिए, आपने कहा कि लाइक, ठीक है, अभी लाइक एक मॉर्फिम है, और फिर आप कहें कि लाइकली, अभी लाइकली देखा जाए ये अपने आप में एक मॉर्फिम है, और ये लाइकली एक वर्ड है। ये मैं फिर कह रहा हूं कि वर्ड ही मॉर्फिम है, सबसे छोटी का जिसको आप तोड़ नहीं सकते उसे हम मॉर्फिम कहेंगे, जो टूटना संभव नहीं है और जो टूट सकता। देखो अब इस लाइकली को तोड़िए तो इसमें एक हिस्सा है लाइक और दूसरा हिस्सा है ly। अब ये शब्द दो मॉर्फिम्स से मिलके बना है, लाइक और ly, लाइक और ly, इसमें दो मॉर्फिम है। ठीक है, तो मॉर्फिम क्या है? किसी शब्द का हिस्सा है, टुकड़ा है। आप किसी शब्द को तोड़ें तो सबसे छोटी वह वर्ड जो अब टूट नहीं सकता उसे आप मॉर्फिम कहेंगे। तो ये द वर्ड भी है, मॉर्फिम भी है, ये ही वर्ड भी है, मॉर्फिम भी है। क्यों मॉर्फिम है? क्योंकि इसको आप तोड़ नहीं सकते, और अगर टूटने की संभावना बरकरार है तो फिर वो वर्ड है, और उस वर्ड में से तोड़ के जो आप टुकड़े निकालेंगे ना उसे मॉर्फिम कहेंगे। जैसे यहां पर इसे आप मॉर्फिम भी कह सकते हैं, वर्ड भी कह सकते हैं, इसे मॉर्फिम और वर्ड दोनों कह सकते हैं, सब मॉर्फिम भी हैं और वर्ड भी हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि इनको अब तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए जो लाइकली है इसमें डिवीजन संभव है, यू कैन डिवाइड इट, इट हैज बीन फॉर्म्ड adding two different words, the first one is like and second is ly। तो यहां पर ये दोनों मॉर्फिम कहलाएंगे, टूट के अलग हो गए। ठीक है, जैसे आपने कहा चाइल्ड, तो ये अपने आप में मॉर्फिम भी है और वर्ड भी है। वर्ड है क्योंकि इसकी मीनिंग है चाइल्ड माने बच्चा, लेकिन अब इसको आप इससे अधिक विखंडित नहीं कर सकते, इसलिए मॉर्फिम भी है। लेकिन अगर मैं कहूं चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड एक वर्ड है, और इस वर्ड के में दो शब्द हैं, पहला है चाइल्ड और दूसरा है हुड। अब ये देखिए ये जो वर्ड है ये दो मॉर्फिम से बन के मिला है, एक चाइल्ड और दूसरा हुड। मेरे ख्याल से मेरी बात आप तक पहुंच गई कि मॉर्फिम क्या है। मॉर्फिम किसी शब्द का एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है। ठीक, वह हिस्सा जिसकी एक मीनिंग होती है और जिसको अब आप उससे अधिक डिवीजन नहीं कर सकते, उसको अब आप अधिक तोड़ नहीं सकते। जैसे आप हिंदी में भी संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द से शब्द मिलकर बने हैं, तो शब्दों को तोड़ते जाइए, आपको टुकड़े मिलेंगे। अगर वो टुकड़े और टूट सकते हैं तो वर्ड हैं और मॉर्फिम भी हैं, लेकिन अगर अब वो टूटना संभव नहीं है तो फिर वो मॉर्फिम है,
वो मॉर्फीम वर्ड भी हो सकता है क्योंकि इससे एक मीनिंग होगी। अब मैं बार बार मॉर्फीम भी है वर्ड भी है क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने के लिए हमें मॉर्फीम को क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो पहले आप जब सेशन देखिएगा तो ये जरूर बताइएगा कि मेरी बातें आप तक पहुंची कि नहीं। अगर आप मॉर्फोलॉजी समझ गए, मॉर्फीम समझ गए, तो फिर हम लोग मॉर्फीम के डिवीजन की ओर चलें। मॉर्फोलॉजी एक विज्ञान है जो ग्रामर में शब्दों की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके निर्माण के बारे में बताती है। वहीं से निकला मॉर्फीम। मॉर्फीम किसे कहेंगे? किसी भी शब्द की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसकी मीनिंग होती है और जिसको अब डिवाइड करना, उसका डिवीजन करना संभव नहीं होता है, वो मॉर्फीम कहलाती है। आपके सामने मैंने एग्जांपल्स रखे हैं कि ये सब मॉर्फीम्स हैं। क्लियर? अब इन मॉर्फीम्स को अगर हम क्लासिफाई करें, इनका डिवीजन करें, इनका वर्गीकरण करें, तो हमें पता चलता है कि मॉर्फीम मूलतः दो प्रकार के होते हैं। या ध्यान से देखिएगा, मॉर्फीम कैन बी सब डिवाइडेड into two different categories और सब कैटेगरीज। ठीक है? ये जो मॉर्फीम होते हैं, इस मॉर्फीम को या मॉर्फीम्स को, जो भी आप कहना हो, प्लूरल में कहिए चाहे सिंगुलर में कहिए, ये मॉर्फीम एक होता है फ्री मॉर्फीम। क्या होता है? फ्री मॉर्फीम। और दूसरा होता है बाउंड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम। ठीक है? अब फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम में अंतर क्या है? यहीं से बात निकलेगी शब्दों के निर्माण के। आप जब किसी भी शब्द को तोड़ते हैं और उसमें से टुकड़ा निकलता है, अगर वो टुकड़ा मीनिंगफुल है, वो स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि ये वर्ड भी है और मॉर्फीम भी है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि अक्षरों को आप मिलाते हैं, किसी भी कोई भी, भाई वर्ड की परिभाषा यही है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे मैं वर्ड का स्मॉल अंतर देखिएगा। कोई आपसे पूछे कि दोनों परिभाषाओं में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डेफिनेशंस, वर्ड और मॉर्फीम को आप कैसे अलग करेंगे? तो वर्ड की परिभाषा आप क्या पढ़ेंगे, आगे चल के हम लोग वर्ड पढ़ेंगे तो इस पे चर्चा होगी भी, कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई, दैट हैज सम सेंस, जिसकी मीनिंग होती है, उसे हम वर्ड कहते हैं। भाषा की छोटी इकाई, किसी भी भाषा में जो सबसे छोटा यूनिट है। और मॉर्फीम की परिभाषा मैंने क्या लिखी थी अभी, जो मैंने अभी साफ किया, आपने हो सकता है स्क्रीनशॉट लिया हो या नोट कर लिया हो, कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द की सबसे छोटी इकाई, वो मॉर्फीम है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। अब आप जब मॉर्फीम्स को कैटेगराइज करेंगे, किसी शब्द को तोड़ेंगे, तो हो सकता है कि दोनों टुकड़े जो हैं वो दोनों मीनिंगफुल हों। अगर दोनों मीनिंगफुल हैं तो फ्री मॉर्फीम है, अर्थात वो वर्ड भी हैं, अर्थात मॉर्फीम वर्ड भी हो सकता है। और जो बाउंड मॉर्फीम है वो अपने आप में स्वयं स्वतंत्र रूप से मीनिंग नहीं देता है। दे कैनॉट हैव देयर ओन सेंस, दे गिव सेंस और दे बिकम मीनिंगफुल आफ्टर बीइंग एडेड टू सम वर्ड्स और टू एन अनदर वर्ड। किसी अन्य शब्द से जब आप उसको जोड़ेंगे तब वो मीनिंगफुल होगा। तो बाउंड मॉर्फीम स्वतंत्र रूप से मीनिंग नहीं देते, फ्री मॉर्फीम स्वतंत्र रूप से मीनिंग देते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिखा था, चाइल्डहुड। अब इस चाइल्डहुड को अगर तोड़े दोस्त, तो इसमें पहला शब्द है चाइल्ड और दूसरा शब्द है हुड। आप देख लीजिए, अभी जो चाइल्ड है ये अपने आप में स्वतंत्र है, चाइल्ड माने बच्चा। लेकिन यहां जो हुड है, अब ये मत कहिए कि सर जी हुड माने सांप का फन होता है, मीनिंगफुल तो है, गंदी बात। यहां जो हुड आया है ये सांप से संबंधित नहीं है। यहां जो हुड है ये अवस्था की बात कर रहा है, बचपन, बच्चा से बचपन। तो यहां ये जो हुड है
ये तभी मीनिंगफुल होगा जब ये चाइल्ड के साथ जुड़ेगा, जब ये लाइफहुड, चाइल्डहुड, नेबरहुड, ब्रदरहुड, मदरहुड, सिस्टरहुड बोले। अब देखिए यहां जो नेबर में हुड लग रहा है, लगने के बाद पड़ोसीपन, भाईचारा, बहन का प्यार, फादरहुड, पिता का प्यार, मदरहुड, माता का प्यार या ममत्व, प्रतित्व, जो भी आपको कहना हो, वो मीनिंग कब निकलेगी? जब ये हुड इन शब्दों से जुड़ेगा। वो फन वाला हुड अलग है, उसको भी भूल जाइए, ठीक है ना। यहां पर ये जो हुड है ये इसका हिस्सा है और ये मीनिंगफुल तभी है जब ये चाइल्ड के साथ जुड़ेगा। तो यहां पर चाइल्ड कैसा है बेटा? फ्री मॉर्फिम, और हुड क्या है? बाउंड मॉर्फिम। ये सीमित है, ये तभी मीनिंगफुल होगा जब ये किसी शब्द से जुड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो फ्री और बाउंड, अब देखिए इसीलिए ये वर्ड है और ये प्योर मॉर्फिम है। समझ में आ रही है बात? ये वर्ड भी है और मॉर्फिम भी है। ये इस चाइल्डहुड वर्ड के संदर्भ में मॉर्फिम है, अपने आप में खुद वर्ड भी है। तो फ्री मॉर्फिम बोले तो जो स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रदान करेंगे अपने शब्द से टूटने के बाद भी, और बाउंड मॉर्फिम बोले तो जो टूटने के बाद मीनिंगफुल नहीं होते, उनकी मीनिंग होती है लेकिन वो मीनिंग स्पष्ट तभी होगा, दैट मीनिंग वुड बी क्लियर आफ्टर दे विल बी एडेड टू अनदर वर्ड, अदरवाइज they don't have any meaning. That's why they are called bound morpheme. वो बाउंड हैं, वो सीमित हैं, वो किसी से जुड़ने के बाद ही उनका संबंध, रिलेशनशिप बनने के बाद ही मीनिंग देंगे, तो उनको बाउंड कहते हैं। और जो स्वतंत्र रूप से मीनिंग देते हैं उनको फ्री मॉर्फिम कहते हैं। क्लियर है? आप तमाम ऐसे, अभी मैंने कहा था इसे लाइकली, अभी एग्जाम्पल दिया था उसी को लीजिए। अब इस लाइकली को तोड़ेंगे तो इसमें एक है लाइक और दूसरा है एलवाई, बोले तो बना। तो लाइक कैसा है? फ्री है, और एलवाई कैसा है? बाउंड है। पहुंच रहा हूं मैं आप तक? ये देखिएगा जरा, ये फ्री है और ये बाउंड है, वो फ्री है ये बाउंड है। आप जो भी आप लेते हैं, आप कहते हैं टीचिंग, ये देखो टीचिंग, तोड़िए, इसमें एक शब्द है टीच, दूसरा शब्द है आईएनजी। आप समझ रहे हैं यहाँ पर इस टीच का मीनिंग तो स्पष्ट है, लेकिन क्या इस आईएनजी का कोई मतलब है? नहीं है, जब तक इसमें जुड़ न जाए, है ना। तो टीच क्या है? फ्री मॉर्फिम है, बोले साहब। और आईएनजी क्या है? बाउंड मॉर्फिम है। ठीक। तो मॉर्फिम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, दे डू हैव सम सेंस एंड दे कैनॉट बी डिवाइडेड एनी मोर, they don't have any divisions. Clear? मॉर्फिम क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई है जिनको तोड़ना आप संभव नहीं है। When we divide a particular word, we get some units, some parts. Those parts are morphemes. If that part is meaningful in itself, it doesn't need any other word to make it meaningful, then it will be called free morpheme. उसको आप क्या कहेंगे? free morpheme. And if it is not meaningful in itself, it needs another word, then it will be called bound morpheme. यहीं से आगे की बात का रास्ता निकलता है। अब जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो निश्चित रूप से आपके मन मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रहा होगा कि मिस्टर तिवारी आप ये सारी बातें जो कह रहे हैं, फिर हमने जो पढ़ा है या पढ़ रहे हैं कि प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, रूट वर्ड्स होते हैं, बेस वर्ड्स होते हैं, उनका क्या? ये क्या हैं? हमें तो ये बताया गया कि वर्ड्स बनाने के लिए हम रूट वर्ड लेते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं, और आप जो ये कथा मॉर्फिम की सुना रहे हैं, इनको सुन के हमें प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड की याद आ रही है। तो ये कौन सी कहानी चल रही है? बिल्कुल आप जो दिमाग में चल रहा है ना, मैं उसी कहानी की ओर आपके लेके जा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल उसी ओर मैं चल रहा हूँ। वी आर गोइंग एग्जैक्टली इन टू दैट डायरेक्शन यू आर थिंकिंग ऑफ राइट नाउ। बिल्कुल ये जो कहानी है दोस्त, इसी कहानी से कथा निकलेगी। हमारे अगले लेक्चर की भूमिका यहीं से बनेगी।
हम चूँकि काफ़ी दिन बाद लौटे हैं तो लंबी बातें नहीं, तो मैं यहीं पे कंक्लूड करूँगा, लेकिन आपके मन में उठ रहे सवालों को संतुष्ट करने के बाद, ये बेटा जो हमने बांटा ना कि मॉर्फीम फ्री होते हैं और बाउंड होते हैं, तो ये जो फ्री मॉर्फीम है ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, ये मीनिंगफुल है। लेकिन ये जो बाउंड मॉर्फीम है ना, ये तभी मीनिंगफुल होते हैं जब आप इनको किसी अन्य शब्द से, किसी अन्य भाग से, किसी अन्य हिस्से से या किसी अन्य मॉर्फीम से जोड़ते हैं। ठीक है? तो जब ये जुड़ते हैं साहब, तो कभी ये आगे से जुड़ते हैं, कभी ये पीछे से जुड़ते हैं। इनके जुड़ाव, इनके कनेक्शन, इनके एसोसिएशन के इसी आधार पर इन्हीं मॉर्फीम्स को, जो फ्री मॉर्फीम होते हैं, आई रिपीट, या जो बाउंड मॉर्फीम होते हैं, जब इनको आप किसी शब्द से जोड़ते हैं तो इन्हें एफिक्सेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफिक्सेस। हम लोग इन सब की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इन्हीं एफिक्सेस को हम कभी प्रीफिक्सेस कहते हैं, कभी सफिक्सेस कहते हैं। इन्हीं में जुड़ने वाला वह हिस्सा जो फ्री होता है, जो स्वतंत्र होता है, वो रूट वर्ड कहलाता है या बेस वर्ड कहलाता है। और इसके आगे पीछे जो जुड़ते हैं उन्हें हम एफिक्सेस कहते हैं। आगे जुड़ने पे एफिक्स प्रीफिक्स कहलाता है, पीछे जुड़ने पे एफिक्स सफिक्स कहलाता है। एग्जैक्टली प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और एफिक्सेस आर नथिंग बट मॉर्फीम्स। सुना आपने? इन्हीं मॉर्फीम्स को, दिस इज द होल फैमिली ऑफ मॉर्फोलॉजी, ये पूरा परिवार है। मॉर्फोलॉजी में मॉर्फीम्स को ही हम एफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, बेस वर्ड कहते हैं। इन सब की चर्चा अगली कक्षा में आराम से, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं बिल्कुल शून्य से शुरू करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपने इन चीज़ों को ध्यान से सुना होगा और आपको आनंद भी आया होगा। आप इनको देखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैंने शून्य से एकदम बिल्कुल शब्द निर्माण 3rd, 4th, 5th में जहाँ से बच्चों को सिखाया जाता है वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। और चाहे मेरे एसएससी बैंकिंग के विद्यार्थी हों या टीजीटी पीजीटी वाले हों या नेट जीआरएफ वाले हों, अगर आप ज़हीन हैं, गंभीर हैं, आपने प्रश्न पत्रों को देखा है, तो आप देख लीजिए कि वहाँ पर एडजेक्टिव पहचानने के लिए, नाउन पहचानने के लिए, वर्ब पहचानने के लिए या सही वर्ड यूज़ करने के लिए आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जब तक आप मॉर्फीम्स को नहीं पहचानेंगे, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस को नहीं पहचानेंगे, आप किसी भी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पहचान सकते। इट इज़ फॉर श्योर। दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो सेशन को देखिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये मॉर्फीम्स कब प्रीफिक्स बनते हैं, कब सफिक्स बनते हैं, कब एफिक्स बनते हैं, कब रूट वर्ड बनते हैं, इनकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं। बेसब्री से हमें भी इंतजार रहेगा, आप भी इंतजार करिएगा। थैंक यू।